सादर प्रणाम। काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थापना व्याख्यान श्रृंखला का आज दूसरा दिन है। आज दिन में एक और व्याख्यान हम लोगों ने किया और आप सभी पुरातन विद्यार्थी और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के से जुड़े हुए छात्र छात्राओं शिक्षक कर्मचारी जुड़े। और ये बड़ा सुखद अवसर था जब पूरे देश भर में महामना के संपर्क संसर्ग में उनके साथ समय व्यतीत करने वाले, उनको देखने वाले, उनके साथ काम करने का जिनको अवसर मिला, वो उंगलियों पे गिनना शुरू करें तो बहुत कम लोग बचे। उन बचे हुए लोगों में ये बड़ा सुखद अवसर था जब हमारी काशी हिंदू विश्वविद्यालय की पूरा छात्रा, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की गौरव, पुरातन गौरव प्रोफेसर सुशीला सिंह जी से जब हम लोगों की बातचीत हुई, सुबह अन्नपूर्णा शुक्ला जी से बातचीत हुई और ये हुआ कि अन्नपूर्णा शुक्ला जी उन लोगों में शुमार हैं जिन्होंने महामना को देखा है। और आज इसी शीर्षक से हमने बातचीत भी शुरू की कि हाँ, मैंने महामना को देखा है। और जो भी अतीत के अनुभव उनके स्मृतियों में हो सकते थे, जो कुछ उन्हें याद आया, 92 वर्ष की अवस्था में है प्रोफेसर अन्नपूर्णा शुक्ला जी, और उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए वो अनुभव साझा किया। निश्चित तौर पे वो अनुभव सिर्फ अतीत में पलायन करने जैसा नहीं था, बल्कि उनके अनुभवों से भावी भविष्य के लिए जरूरी चीजें सीखने के लिए शक्ति संचय का एक मार्ग प्रशस्त करेगा, ऐसी हमारी अपेक्षा और ऐसी हमारी आकांक्षा है। और आज उनका आशीर्वाद मिला, हम सभी गदगद हैं। आज हमारे साथ एक महत्वपूर्ण विद्वान, हम कहें कि पूरे मानवीय विकास के साथ साथ जो सभ्यतागत विमर्श चले, उन विमर्शों को केंद्रीय धुरी में एक साथ विमर्श के केंद्र में लाकर खड़ा कर देने वाले डॉक्टर एस.बी. ओटा सर। मैं बहुत बातचीत इसलिए नहीं करूंगा कि विषय के विद्वान और विषय के विशेषज्ञ आपके साथ बातचीत करने के लिए बैठे हुए हैं। पूरे काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से, पूरा छात्र प्रकोष्ठ काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से और उसकी यूनिट बीएचयू एलुमनाई कनेक्ट की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। आज हमारे साथ पूर्व संयुक्त निदेशक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण डॉक्टर एस.बी. ओटा जी हैं। उनसे बातचीत करेंगे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ओजस्वी युवा प्राध्यापक, जिनकी छात्रों में बड़ी लोकप्रियता भी है और अपनी कर्मठता और कार्यकुशलता के लिए, अपने शोध के लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बहुत अल्प आयु में, बहुत अल्प समय में एक नई पहचान आपने कायम की है। डॉक्टर सचिन तिवारी जी हैं। मैं आभारी हूं कि आपने ये अवसर उपलब्ध कराया, और यह भी सुखद अवसर है कि जहां तक मुझे अभी पता चला कि आपको सर के सानिध्य में, सर के संपर्क में रह करके कुछ समय तक काम करने का भी अवसर मिला। तो ढेर सारे अनुभव होंगे, ढेर सारी स्मृतियां होंगी, सर के मन में भी बहुत सारी स्मृतियां होंगी बीएचयू को लेकर के। और इसीलिए हमने शीर्षक भी रखा, जब हम सुबह तय कर रहे थे सर, आपने देखा होगा, मेरे हिस्से का बीएचयू। तो आपके हिस्से का जो बीएचयू है, उसकी जो स्मृतियां हैं, हम सबके साथ आप साझा करेंगे और निश्चित तौर पे युवा पीढ़ी के छात्रों का बड़ा मार्गदर्शन होगा। आपसे हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे। तो मैं बड़ी विनम्रता से पूरे काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करता हूं। मैं अभिनंदन करता हूं डॉक्टर सचिन तिवारी सर का, और मैं निवेदन करता हूं डॉक्टर सचिन तिवारी सर से कि कई बार ऐसा होता है कि जब विद्वान बड़े होते हैं, कल ही राम बहादुर राय जी ने अपने परिचय से मना किया, लेकिन हमको लगता है कि एक संक्षिप्त परिचय सचिन तिवारी सर, आप सर का जरूर दें, क्योंकि सर भी लगातार इस परंपरा के नहीं है, वो मना करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि सर आप माफ करेंगे, और एक परिचय जरूरी है विद्यार्थियों के लिए। और उसके बाद फिर वो सिलसिला बातचीत का, वो स्मृतियों का, और फिर हम उसमें डूबेंगे। आपकी स्मृतियों के साथ हम उस बीएचयू के वैभव को याद करेंगे जो आपने अपने समय में जिया है। तो बहुत बहुत अभिनंदन सर, बहुत बहुत स्वागत। वागर्थ विव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरे। सर, आपको मेरा प्रणाम। डॉक्टर धीरेन्द्र भाई, आपको भी मेरा नमस्कार। मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूं आपका कि आपने मुझे यह अवसर प्रदान किया
कि आज मैं अपने गुरु से बात कर सकूं। जो मंच आपने मुझे उपलब्ध कराया है, इसके लिए मैं आपका सदा ऋणी रहूंगा। इसलिए नहीं कि इस प्रकार के मंच सभी को मिल जाते हैं, बल्कि इसलिए कि एक शिष्य को गुरु से बात करने का मौका, वो भी इतने बड़े मंच पर, सभी को ये नसीब नहीं होती। आप आज बीएचयू फाउंडेशन लेक्चर सीरीज के द्वितीय दिवस के द्वितीय लेक्चर के लिए जो आज हमारे जिस आमंत्रण को आपने स्वीकार किया है, इनके बारे में अब समुद्र से मैं कह लूं तो अगर मैं सर के तो बायोडाटा और इनके पूरे के पूरे कृत्य को तो भली भांति जानता हूं, पर हमने सर से रिक्वेस्ट किया कि सर थोड़ा बहुत तो हम लोग बोल ही सकते हैं कम से कम। तो मैं सर के परिचय, बहुत ही थोड़ा सा परिचय आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। आप डॉक्टर सिमाद्री बिहारी ओटा आपका पूरा नाम है। हम सभी सर को तो ओटा सर, एसबी ओटा सर के ही नाम से बोलते हैं। आपका जन्म उड़ीसा में हुआ है। आपने ग्रेजुएशन उत्कल विश्वविद्यालय से ही एंथ्रोपोलॉजी विषय में किया है 1976 में। उसके पश्चात आप बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग में परास्नातक पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए आप आए और आपने 1976 और 78 के बैच में अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आपने नई दिल्ली की संस्था इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी, आप लोग के समय उसे स्कूल ऑफ आर्कियोलॉजी के नाम से जाना जाता था, आपने वहां पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है और पुरातत्व की गूढ़ ज्ञान को प्राप्त किया। तदुपरांत आपने डेक्कन कॉलेज पुणे में पीएचडी के लिए एडमिशन लिया। इसी बीच आपकी नियुक्ति बड़े ही अल्प आयु में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में उप अधीक्षण पुरातत्व के रूप में सीधे तौर पर हुई। उप अधीक्षण पुरातत्वविद के रूप में, डेप्यूटी सुपरिटेंडिंग आर्कियोलॉजिस्ट के रूप में जब आप ज्वाइन किए, तब से लेकर के सन 2017 तक आपने अपनी सेवा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग में दी है। और यह सेवा का क्षेत्र संपूर्ण भारत है। हम चाहे अंडमान निकोबार आइलैंड की बात करें, चाहे हम लक्षद्वीप की बात करें, एक्सट्रीम साउथ में अगर हम चल जाएं केरला, और एक्सट्रीम नॉर्थ अगर हम लद्दाख की बात करें, सियाचिन फुटहिल तक, आपने काफी कुछ किया है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में रह करके आपका जो कार्य है ये पूर्ण नहीं हुआ। आपने इस कार्य को आज भी अनवरत जारी रखा है। आपकी कुछ उपलब्धियां हैं, वो मैं यहां बताना चाहूंगा। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में कार्य करने के दौरान ही आपको अन्य कई जिम्मेवारियां मिली हैं। जैसे उनमें एक है आईजीआरएमएस, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय संग्रहालय जो है, उसमें आपने भोपाल में आपने काम किया, आप डायरेक्टर रहे वहां के। इसके अलावा भी आपको कई पद मिले, कई सम्मान आपको मिले हैं। अगर इनको मैं बोलने लगूं तो एक लंबी श्रृंखला है। उनमें कुछ को मैं बोलना चाहूंगा कि आपको इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन की तरफ से 1987 में यंग साइंटिस्ट अवार्ड दिया गया है आपके बेहतरीन काम के लिए। इसके अलावा आपको चार्ल्स वेलेस इंडियन ट्रस्ट फेलोशिप 1995 में मिल चुका है। आप विजिटिंग फेलो भी रहे हैं जापान फाउंडेशन के अंतर्गत 2006 में। और फिर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से सेवानिवृत्त होने के पश्चात आप टैगोर नेशनल फेलोशिप 2019 में आपको प्रदान किया गया है। बहुत ही गौरवान्वित एक फेलोशिप है जो आपको मिला है। और आज आप निरंतर अभी भी इस अवस्था में भी एक इतने बड़े, इतने हाई एल्टीट्यूड वाले एरिया में काम कर रहे हैं। मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है सर कि मैं आज इस मंच के माध्यम से आपसे जुड़ा हूं। आपका परिचय तो काफी बड़ा है सर, पर मैं सोच रहा हूं कि अगर मैं केवल इसकी बात करूंगा तो जो हम लोग जिस गुफ्तगू के लिए यहाँ बैठे हैं, आपने कहा था सचिन गुफ्तगू हम लोग करेंगे, तो जिस गुफ्तगू के लिए सर हम लोग यहाँ बैठे हैं, शायद वो समय कहीं कट ना जाए। तो सर हम अपनी शुरुआत करते हैं। मैं अपने कुछ अनुभवों से अपनी बात की शुरुआत करना चाहूंगा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय का मैं भी विद्यार्थी रहा और आज आप लोगों के सानिध्य और आशीर्वाद से मैं यही शिक्षक भी हूं।
और जब मैं यहाँ से विद्यार्थी होकर बाहर गया, हर एक दिन शायद ही ऐसा कोई दिन था जिस समय बीएचयू याद ना आया। अगर बनारस याद आया तो बीएचयू याद आया। हमेशा ये रहता था, मन में मलाल रहता था कि मैं वहां से पीएचडी नहीं कर पा रहा हूं, मैं कब वहां जा पाऊंगा, क्या मुझे शिक्षण क्षेत्र में आने का मौका मिलेगा। इसी कड़ी में मैं सर आपसे ये जानना चाहता हूं कि आप जब बीएचयू आए तो सर क्या दौर था? आपने सर बीएचयू में क्या देखा सर? आपके समय का दौर कैसा था सर? तब के बीएचयू में और आज के बीएचयू में सर आप क्या अंतर पाते हैं? मुझे बड़ी खुशी है, जिस हॉस्टल का मैं वार्डन हूँ, बिड़ला हॉस्टल, आप कभी वहां रह चुके हैं। ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि बिड़ला हॉस्टल का नाम कितना ज्यादा है और वहां से कितने बड़े बड़े कई पदों में भारत और भारत के बाहर भी लोग गए हैं। बिड़ला छात्रावास में आप 2 साल रहे हैं सर। तो आपको सर ये भी पता है बिड़ला छात्रावास की स्थापना का यह 100वां वर्ष है सर। तो सर बीएचयू में जब आप आए, आपने सर क्या देखा सर बीएचयू में? तब का दौर कैसा था सर? बिड़ला में सर आपका अनुभव कैसा रहा सर? इन सभी बातों को सर, अपने अनुभवों को कृपया सर हमें साझा करिए। और जितने लोग जुड़े हैं सर, सभी इसको बहुत एंजॉय करेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे सर। सर प्लीज। पहला से तो मैं बहुत बहुत आभार हूँ आपके जो एलुमनाई सेल, क्योंकि आप मेरे को बुलाए, पर्टिकुलरली हमारे साथी जो है ना डॉक्टर धीरेन्द्र राय जी और आप सचिन जी, आप मेरे को इस चीज को कहे, कल ही बोले, मेरे को बहुत खुश लगा। कम से कम मैं अपने बीएचयू की कुछ जूनियर लोगों से बात कर सकता, गुफ्तगू कर सकता हूँ। बहुत सारे चीज रहता है, मन में रह जाता है, पिछली इतिहास जो है पर्सनल और सब कुछ, जो सबसे याद वही रहती है, ना कि रिसेंट डेज में जो भी है। मैं आपको कुछ ऐसे तो मैं लिखना चाहूंगा, मेरा 2 साल की इतिहास, बीएचयू की मेमोरीज, ये तो कई वॉल्यूम हो जाएगी, वो तो छोड़ दो। मेरा जो सबसे अच्छी चीज है, मैं उड़ीसा में जब था तब हिंदी का एच लेटर भी मालूम नहीं था और आर्कियोलॉजी बहुत दूर दराज था मेरे से, मैं एंथ्रोपोलॉजी की स्टूडेंट था। तो किसी कारणवश मेरे को एंथ्रोपोलॉजी यहाँ कंटिन्यू नहीं करना था, तो बिकॉज मैं यूनिवर्सिटी में स्टार्ट किया था, फिर वही बच्चे पढ़ेंगे। उस समय निकला था टाइम्स ऑफ इंडिया में डिपार्टमेंट ऑफ, मैंने एडमिशन के लिए डिपार्टमेंट ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री आर्कियोलॉजी। मैं एंथ्रोपोलॉजी के स्टूडेंट होते हुए तो हम लोगों को पढ़ाया जाता था हड़प्पन सिविलाइजेशन और प्री हिस्ट्री पढ़ाया जाता था, वो मैं मैट्रिकुलेशन के बाद ही पढ़ता था एंथ्रोपोलॉजी में। तो मैं सोचा यहाँ शायद और बहुत इन-डेप्थ स्टडीज होगी, तो मैं आके पहुंच गया। आपको मैं बताऊं, वो मेरा एक टर्निंग पॉइंट था मेरे पूरा कंप्लीट लाइफ में। क्यों? पहली बार मैं घर से निकल के आ गया अपने नेटिव प्लेस से, घर से, और हॉस्टल में रहना शुरू किए जो अननोन प्लेस है। एक तो मेरे को भाषा बिल्कुल ही मालूम नहीं था, हिंदी में बात करना, और उस समय जो भी किसी को बोलना है, मैं तो किसी रिक्शा वाला के साथ, दुकान वालों के साथ तो अंग्रेजी में बात नहीं कर सकता, वो बड़ी डिफिकल्ट होता था। वो सब मेमोरीज बहुत बढ़िया है। वो एक मेरे टर्निंग, जैसे मैं पहुंचा, मैं देखा ये कोर्सेस में न्यूज़मैटिक्स, पैलियोग्राफी, एपिग्राफी, क्या क्या चीज है। मैं को सोचा, फिर आर्कियोलॉजी तो मैं पढ़ चुका हूं, ये क्या, ये तो मैं कभी सुना ही नहीं था, ये न्यूज़मैटिक्स है क्या, एपिग्राफी, पैलियोग्राफी, ये तो नाम कभी सुना नहीं था एंथ्रोपोलॉजी में। प्री हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी, ये सब सुना था। मैं सोचा क्या इसी को ही ले लूंगा, और वही मेरा टर्निंग पॉइंट था, वहीं से मैं आर्कियोलॉजिस्ट बना। आप जानते हैं उस जमाने में, अब तो हो गया कितने साल, 45 साल हो गए, उस समय बीएचयू को कंसिडर किया जाता था, बीएचयू वाज प्रोड्यूसिंग रिसर्चर, स्कॉलर्स, और उस जमाने में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से आईएएस बनते थे। तो वो माहौल ही उस समय ऐसे था
हम लोग हरदम देख रहे थे साइंस फैकल्टी वाले शाम को 8-8, 9-9 बजे निकल रहे हैं लैब से। तो वहां कभी हॉस्टल में हो, डिपार्टमेंट हो, कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के ऊपर कभी चर्चा नहीं होती। रिसर्च के ऊपर बड़ी चर्चा होती थी। वही एक टर्निंग पॉइंट भी था। कभी मैं सोचा भी नहीं है जो उस टाइम पे होता है ना, जब पोस्ट ग्रेजुएशन हम लोग पढ़ते हैं, मैं कहीं कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे के चला जाऊं, तो तभी से एक दिमाग में आ गया, नहीं मेरे को आर्कियोलॉजिस्ट बनना है। और वहां पहुंचा, आप बिलीव नहीं करेंगे, उस समय हिंदी मीडियम था, हिंदी का तो एच लेटर मालूम नहीं था। और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आप देखे हुए कि नहीं पता नहीं, प्रोफेसर ललन जी गोपाल थे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आर्कियोलॉजी में। मैं जाके कहा, सर मैं इंग्लिश में ही समझ पाऊंगा, क्या किया जाए? वो क्या, आपको चिंता करने का जरूरत नहीं, आपके लिए जो भी पेपर आप स्पेशल पेपर लोगे, आप अकेले भी होगे, आपके लिए इंग्लिश में क्लास चलेगी। और ये हुआ भी था। मेरे बैच में मैं था, एक सुभाष राय जो अलुमनाई, जो इज नो मोर, हॉस्टल में रहते थे, जो एक उपाध्याय था जगदम प्रसाद उपाध्याय, वो रिटायर्ड एज ए प्रोफेसर आपके क्रिश्चियन कॉलेज इलाहाबाद से। 2 मॉरिशस की लड़कियां थे, एक बिहार की, एक सिस्टर थी, इतने ही टोटल, और सबके अलग अलग पेपर था। मेरे लिए पीपी वर्मा जी इंग्लिश में क्लास लेते थे, एक ही। इसी तरह होता, इस तरह शायद किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं होगी। हम लोग का क्लास लिया जाता था, ललन जी गोपाल लेते थे अपने हेड की चैम्बर में। स्टूडेंट कितने? हम लोग 2-3 थे। ये माहौल था उस समय। और एक चीज था, उस समय देखा हो, उस समय टीचर्स थे, रिसर्चर कम थे, इतने अच्छे टीचर थे। मेरा अंडर ग्रेजुएशन में हिस्ट्री पढ़ा था, पर हमारे हिस्ट्री टीचर थे ललन जी गोपाल, और आप ये भी नहीं सुने होंगे, प्रोफेसर मनोरमा जोहरी करके मैडम थी जी, ऑल वेल नोन, द ब्रिलियंट टीचर। मैं कभी हिस्ट्री को हेट करता था अंडर ग्रेजुएट में, और वो लोग जितना पढ़ाते थे आपको लगता नहीं था कोई पढ़ा रहा है, जैसे स्टोरी कुछ बोल रहा है। वो होता था पढ़ने का तरीका, हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग लगता था उसमें। क्या टीचर बताओ, उस समय के सिन्हा साहब थे, और आपके टीसी पंत, पुरुषोत्तम सिंह, जेपी सिंह, सभी टीचर्स रियली टीचर्स। आप कभी भी उनके कमरे में चले जाइए, बैठा गया, आप पूछिए, वो माहौल था। मैं आपको और एक चीज बताऊं, मेरा टर्निंग पॉइंट में क्यों बोल रहा हूं, मेरा पहला जो रिसर्च आर्टिकल छपी थी, मैं एमए फाइनल ईयर में था। कितने यूनिवर्सिटी में टीचर्स एनकरेज करेंगे आप रिसर्च पेपर पब्लिश करने के लिए जब आप एमए फाइनल में होते हैं। मेरा पहला आर्टिकल जो जेएनएसआई में छपी है, जर्नल ऑफ न्यूज़पेपर सोसाइटी ऑफ इंडिया में, मैं जब एमए फाइनल ईयर में था, पेपर प्रेजेंट किया न्यूज़पेपर कॉन्फ्रेंस में। उस समय तो पेपर लिखना ही नहीं आता था। तो जेपी सिंह जो बाद में, जयप्रकाश सिंह जो प्रोफेसर होके नेहरू चले गए, उस समय हमारे बीएचयू में थे, वो पूरा एक एक करेक्शन करते थे, बताते थे आर्टिकल कैसे लिखना है। ये शायद आज के दिन में तो मैं किसी भी यूनिवर्सिटी में देखूंगा ही नहीं। एमए स्टूडेंट कोई कहे मैं कुछ लिखना चाहता हूं, ओके ठीक है तुम कर लो, एमए पूरा कर लो, जब पीएचडी करोगे तब देख लेना। वो माहौल नहीं था, वो चीज माहौल उस समय था। टीचर इतना, मैंने लिटरली बैठा के जैसे पेरेंट्स होते ना, पढ़ाते थे हम लोगों, और हम लोग एंजॉय करते थे उनका पढ़ना उनसे। और मैं आपको बताऊं, मैं जो हरदम टर्निंग पॉइंट क्यों कह रहा हूं, मैं जानता नहीं था स्कूल ऑफ आर्कियोलॉजी क्या है। आप जानते पुरुषोत्तम सिंह, वही मेरे को गाइड किए। आर्कियोलॉजी में इंटरेस्टेड हो, वो भी थे स्टूडेंट स्कूल ऑफ आर्कियोलॉजी बहुत पहले। जी। वो मेरे को कहे
तुम वहीं जाओ, और कहे किससे मिलना है, क्या कैसे एग्जाम होता है, सब कुछ मेरे को वही बोले थे। उस समय तो मैं कुछ भी वो सब नहीं जानता था। और जो मैं आजकल देख रहा हूँ, हम लोग तो ऑल इंडिया लेवल पे घूमते रहते हैं, जी जब मैं वहां पहुंचा, 2-3 बच्चों को छोड़ के, जो मेरे को अकेले और जो 2-3 लड़कियां थे, हम लोग हिंदी में बात नहीं कर पाते थे। मेरे को कभी फील नहीं हुआ जब मैं बाहर से आया हूं। यूजुअली क्या होता है, आप किसी भी एरिया में चले जाइए, उनकी भाषा बिल्कुल नहीं मालूम है, आपको लगेगा जैसे फिश आउट ऑफ वाटर, बने आप जेल नहीं कर सकते, मिल नहीं सकते उन लोगों से। मेरे को पहला दिन से मेरे को ही दोस्त बना लिए। और मजाक मजाक में होता है, जैसे हिंदी बिल्कुल मालूम नहीं था, वो कहीं कहीं कहते ना हिंदी सीखना है, पहले पहले दोस्ती में कुछ गाली गुलौज सिखा देंगे, कहीं जाके वो उसको बोल, वो जो मजा है आज हम लोग जब याद करते हैं ऐसे सीखे। और कभी मैं वो जो 2 साल रहा, कभी फील नहीं किया जब मैं कभी बाहर हूं। जैसे मेरे को उड़ीसा में रखता था उससे ज्यादा, क्योंकि देखिए वो सोचते थे बाहर का है, मेरे से ज्यादा दोस्ती करते थे मेरे क्लासमेट्स। और मैं आपको हॉस्टल की बात करूं और बाहर की भी, देखिए मैं कुछ चीज कहता हूं, याद आता है मैत्री। पता नहीं आज मैत्री कैसे है। बिल्कुल है उस सर। समय मिल जाता था 90 पैसे में, पेट भर जाता था। जो हम लोग में से जो ज्यादा पहलवान टाइप के बच्चे थे खाने पीने वाले, उनको 1 रुपया 20 पैसे में पेट भरता था। इतना बढ़िया। और डिपार्टमेंट लाइब्रेरी हमारे आर्कियोलॉजी की, वेरी घड़ियाल साहब थे, आई डोंट नॉट नो अब तो रिटायर्ड कहाँ है, बट इतना अच्छे लाइब्रेरी मेंटेन होता था। वो बुला बुला के हम लोग पूछते थे, मेरे को ये देखना है, वो जाके रात से निकाल के ढेर लगा देते थे टेबल के ऊपर, डिपार्टमेंट लाइब्रेरी में पढ़िए। वो माहौल शायद किसी यूनिवर्सिटी में आज मिलेगी, हो सकता है उस जमाने में कई यूनिवर्सिटी में होगी, बट बीएचयू में वो माहौल था। इसीलिए बीएचयू वाज प्रोड्यूसिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ स्कॉलर्स। और आपको मैं बताऊं हॉस्टल लाइफ, आप जैसे कहे सचिन जी, जी सर। वो तो याददाश्त, बिरला हॉस्टल कौन नहीं जानता, आज भी सभी जानते होंगे। कहीं भी सिटी में चले जाइए, अब शुरू शुरू में होता था, मेरे को लोकेशन नहीं मालूम पड़ता था, मैं कहीं सिटी में गया हूँ, मैं लौटूंगा, रिक्शा वालों को क्या बोलूंगा, बीएचयू कैंपस, वो बीएचयू लेके कहीं भी छोड़ देगा। तो मेरे दोस्त लोग हॉस्टल में कहते थे, इतना बोल देना बिरला हॉस्टल, वो तुम्हें छोड़ देगा गेट के पास। पर हो सकता है तुमको बहुत रिक्शा वाला मना कर दे, तुम रोचा का नाम ले लेना है? तो उसी तरह बिरला हॉस्टल, और बिरला हॉस्टल की जो लुक था, आज तो शायद उसमें अलग अलग भाग कर दिए हैं, वो जो लुक जस्ट वंडरफुल, द कैंपस मैचिंग विथ रेस्ट ऑफ द बिल्डिंग्स, ब्यूटीफुल। आई मीन वो जो कैंपस हम लोग, मैं रहता था ब्लॉक 1 में, टोटल 6 ब्लॉक होती थी। राजा राममोहन को जाने के लिए पूरे यहीं से चलते चलते ऊपर हमें चलते थे, आके उधर ही निकल जाएंगे उनके गेट के पास, वो जो है, और सभी के साथ मिलते 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 हुए आप जाके पहुंच जाएंगे। और हॉस्टल लाइफ तो जस्ट वंडरफुल। मैं ज्वाइन किया था इमरजेंसी के टाइम पे, उस समय इमरजेंसी था, इतना अच्छा था, मैं आपको बताऊं। और एक अच्छी चीज मेरे को याद आ रहा है, बीएचयू उस समय स्टूडेंट इलेक्शन होता था स्टूडेंट्स यूनियन की। पहली बार मैं देखा किसी यूनिवर्सिटी में इलेक्शन में जो पोस्टर होती थी ना, पोस्टर कभी दीवार पे नहीं लगती थी, आज के दिन में पता नहीं है,
मैं तो बढ़ा जब से स्कूल के बाद या उड़ीसा में पढ़ा और कहीं भी कॉलेज में देखता हूँ इलेक्शन के टाइप पोस्टर, कहीं भी हॉस्टल दीवार, इधर दीवार उधर दीवार, कहीं भी छाप दे लगा दे। उस टाइम पे हर चौक पे, हर हॉस्टल के सामने एक बिल बोर्ड होती थी, बड़ा सा बोर्ड जी। आपका इलेक्शन का जितने बैनर्स लगाना, आप चिपकाना है कागज, कोई दीवार पे नहीं चिपकता था किसी बिल्डिंग में, वो खाली बिल बोर्ड पे चिपकता था। अच्छा। पता नहीं आज क्या है, कोई लिखता नहीं था दीवार पे। वो इलेक्शन उस समय हुआ था 76 की बात में कर रहा हूं, वो था BHU। तो वो जो हॉस्टल में आपके डिपार्टमेंट के भी जो मेरे ऑलमोस्ट कंटेम्पररी प्रोफेसर सीताराम दुबे मेरा नेबर थे, जी। आर्यन सिंह वो भी कुछ दिन रहे थे। तो हॉस्टल लाइफ तो जस्ट वंडरफुल। आप निकलिए, कितने भी बारिश हो रहा है किसी के साथ मिल सकते हैं बिना भीग के, क्योंकि निकलिए एक साइड से पहुंच जाइए दूसरे साइड में। और हॉस्टल तो मेरे को रियली सिखाया हिंदी। जब मार्केट जाता था शाम को क्या खरीद करने के लिए, मेरे साथियों को दोस्त लोगों को पूछ के जाता, भाई ये चीज मेरे को परचेज करना है, मैं क्या कह के बोलू जे शॉपकीपर को दे देगा। ऐसे ऐसे सीख गया। आज तो इतना तो कॉन्फिडेंस होता है, मैं आजकल कहीं कहीं यूनिवर्सिटी में हिंदी में भी लेक्चर दे देता हूँ। शायद 1-2 बार आपके डिपार्टमेंट में पहले दे चुका हूँ। जी सर जी। और उस समय की वार्डन मैं बताऊं, मेरे वार्डन थे पुरुषोत्तम सिंह, जो टॉप फ्लोर पे रहते थे ऊपर। उनकी फैमिली वहीं रहता था। उस समय जमाना वही था। लोग कभी कभी कहते ना BHU की जो बिरला हॉस्टल बहुत खराब है, खराब होता तो वार्डन अपने फैमिली के साथ कभी नहीं रहते। हो सकता है खराब बाकी लोग के लिए, हम लोग तो कभी नहीं लगा। और वार्डन अपने फैमिली के साथ रहते थे पुरुषोत्तम सिंह। अब मैं आपको एक चीज याद करूं, उस समय स्टूडेंट स्ट्राइक हुई थी जब हम लोग थे जी। साइन डाई हो जाती है, 24 या 48 घंटे के अंदर हॉस्टल खाली करना था। सबको हॉस्टल में पैसा दे दिया गया जाने के लिए। मैं कहा जाऊं? तो मैं गया मेरे वार्डन के पास, पुरुषोत्तम सिंह जी के पास। मैं कहा सर मैं कैसे जाऊं, मैं तो ना ही टिकट मिलेगी, मैं तो खाली कर नहीं सकता। वो क्या बोले, बिल्कुल नहीं, जाने दो, तुम आराम से अपने कमरे में रहना, दिन में दरवाजा बंद कर देना, क्योंकि उस समय इमरजेंसी भी और बाहर पुलिस भी ये करते थे। मैं रहा। ये जो जेस्चर था, एक फैमिली, एक पेरेंट्स के तरह वार्डन होते थे। हर किसी की प्रॉब्लम, पर्टिकुलरली जो बाहर के, उनकी प्रॉब्लम को इतना क्लोजली एड्रेस करना, बताना। आज मैंने किसी को कह देना इमरजेंसी के टाइम पे साइन डाई हुई है और मेरे को कहे तुम रह जाना हॉस्टल में, मैं आई विल टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये हुई थी। मैं घर नहीं गया, उसी हॉस्टल में था। तो ये जो चीज है, और रोज घूमना लंका, वो लंका आज की लंका नहीं है। आज तो जंगल ग्राउंड अच्छा नहीं लगता है। हम जो कैंपस से बाहर निकलते, एक छोटा सा गांव टाइप का था लंका। वो पहलवान का दुकान था जहां मिठाई मिलता था। कैंपस के अंदर आपको इतना सुकून मिलता था, पेड़ के नीचे घूमते आइए, कभी पढ़ाई कर रहे थक गए, बस एक चक्कर लगा के आ जाइए। वो सब चीज शायद किसी भी यूनिवर्सिटी में मिलेगी नहीं। वाकई में सर आपने बहुत मतलब अपना जो अनुभव बताया उससे तो लग रहा है कि काफी कुछ आपके साथ BHU ने बहुत कुछ आपको दिया और आपने बहुत कुछ BHU से लिया। आज भी सर वो मैत्री जलपान गृह अभी भी है और लाइब्रेरी सर डिपार्टमेंट की अभी भी अच्छी कंडीशन में चल रही है। आप कभी आएंगे सर तो आपको बड़ी अच्छी अच्छी बुक्स आज भी मिलेंगी सर। हमारे लाइब्रेरी यहाँ के स्टाफ आज भी सर बहुत ही एक्टिव है। और हाँ सर, हॉस्टल 3 भागों में बट गया है।
मैं ब्लॉक ए जहां आप रहते थे, मैं उसी ब्लॉक ए का ही अभी वार्डन हूँ। वेरी गुड। और इसमें कोई दो राय नहीं सर कि हाँ, बीच में जो दो दीवारें खड़ी हैं, ऐसे जितने भी मतलब जो पुराने रह चुके हैं उन लोग का तो कहना है होता है कि एक दीवार हो गई तो एक ब्यूटी उसकी कम हो गई, पर कुछ ऐसे सरकमस्टांसेस हुए कि वो सब चीजें चेंज करनी पड़ी। सर इसी कड़ी में मैं सर कुछ और भी आपसे जानना चाहूंगा कि बीएचयू में सर आपके द्वारा जो आपने यहाँ अध्ययन किया, और आप अपने आप को बड़े गौरवान्वित महसूस भी कर रहे हैं कि आप यहाँ से पढ़े हैं। सर आपने जितना कुछ अपने जीवन में प्राप्त किया है, जो भी कुछ आपने प्राप्त किया है, उन उपलब्धियों में सर बीएचयू का कितना योगदान है सर? मैं इतना कह सकता हूं, जैसे आपको बताया, मेरा आर्कियोलॉजी की फाउंडेशन, आर्कियोलॉजी खाली प्री हिस्ट्री नहीं होती है जी जो मैं पढ़ के आया था पहले, जी 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 उसकी जो फाउंडेशन में वहां मिला वो मेरे को हेल्प किया। आप भी तो स्टूडेंट रहे इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी की, जी सर। वहां खाली प्री हिस्ट्री फोटो हिस्ट्री नहीं पढ़ाया जाता है, नहीं। वही फाउंडेशन मेरे को हेल्प किया, और वही फाउंडेशन मेरे को हेल्प किया उसमें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में। मैं कह नहीं सकता जब मैं खाली प्री हिस्ट्री करूंगा, वही रहा दे चुकी। और मेन क्या मैं समझता हूं, आपकी उसी टाइम पे पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे आपकी टीचर सही हो, आपकी जी फंडामेंटल्स क्लियर हो जाए, वो जिंदगी भर याद रहती है। और वही हुआ है उस समय मेरे को। मैं कहा आज के जमाने में तो आपके डिपार्टमेंट बहुत रिसर्चर है, उस समय जितने थे मैं उनको कहूंगा दे आर रियल टीचर्स। रिसर्च तो होता था, करते थे, बट उनको मैं टीचर के हिसाब से मानता हूं, जो सही टीचर विद इन इन्वर्टेड कमा टीचर, वो टीचर्स होते थे, वो मिला। और एक जो मैं आपको कहूंगा, पहली बार घर छोड़ के आया, जो दुनियादारी कहते हैं, और उसके बाद जब मैं आया बीएचयू, उसके बाद और कभी मैं रिटर्न होके ओडिशा नहीं आया हूं। उसी 76 से ही मैं बाहरी नौकरी किया, रिटायर्ड किया बाहरी। तो जो एक दुनियादारी कहते हैं ना, जो जी सीखना है वो बीएचयू ही सिखाया। घर से एक लड़का पहली बार आके हॉस्टल में रहे, एक जगह पे रहे जिसमें जिसको वो भाषा ही मालूम नहीं है, तो आपकी जिंदगी से सब कुछ वही सीखता है, जिसको कहते हैं रियल फाउंडेशन स्टोन। और इसीलिए मैं कहता हूं वो लाइफ की मेरा टर्निंग पॉइंट है। सर फिर आप बीएचयू से निकले, फिर आपने डिप्लोमा किया इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी में, फिर आप पीएचडी करने चले गए, और फिर आप आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ज्वाइन कर लिए। अब जब आप सर्वे ज्वाइन कर लिए तो सर सर्विस की लाइफ तो एक अलग ही लाइफ होती है, बहुत कुछ पहले के जो संबंध है उससे आदमी छूट जाता है, दूर हो जाता है। सर तो फिर आप भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जब आप ज्वाइन कर लिए, तो उसके बाद आप किस रूप में बीएचयू से जुड़े रहे? जैसे कि यहाँ के अपने उस समय के स्टॉलवर्ट्स जो स्कॉलर्स थे, या उस समय के जो ऑन गोइंग रिसर्च थे, या जो यहाँ पर डिस्कवरीज हो रहे थे, आर्कियोलॉजिकल जो भी एक्सपेडिशंस हो रहे थे, आप किस रूप में जुड़े हुए थे आप आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में, पर बीएचयू से भी आप जुड़े रहे, वो किस रूप में जुड़े रहे सर आप? एक तो जुड़े रहे इसीलिए क्योंकि मेरे इमीडिएट सीनियर्स, एक बीएचयू की बड़ी अच्छी बात कहूंगा मैं, मेरा कंटेम्पररी ऑलमोस्ट थोड़ा आगे पीछे, आप हमारे राकेश तिवारी सिंह को जानते हैं, वो कहां पर पहुंचे और रिटायर्ड किए। उनके जूनियर बैच में कौन थे जानते हैं आप? मणि साहब थे। जी सर। नहीं, उनके 2 जूनियर थे, और उस बीच में और एक थे राकेश पांडे थे, प्रोफेसर, जो आपके ग्वालियर यूनिवर्सिटी में। अच्छा। उसके बाद मणि साहब आ गए। उसके बाद मेरे इमीडिएट सीनियर जैसे आपके सीताराम दुबे हुए, आरएन सिंह जी हुए, और मेरे से जूनियर सीडी सिंह रहे 1 साल, जो वाइस चांसलर थे अमरकंटक में, अभी प्रोफेसर है रीवा में। तो एक हर बैच से एक दो निकले, और हम लोग सभी
इसी प्रोफेशन से जुड़े रहे, यूनिवर्सिटी या आर्कियोलॉजी में, सर्वे में। और तब से लेकर मैं इन लोगों के साथ टच में रहा, कौन क्या रिसर्च कर रहा है। कभी कभार मैं आ भी जाता था, कहीं कॉन्फ्रेंस हो रहा है, वो ओकेजन में डिपार्टमेंट में आता था। अभी पिछले कुछ साल पहले मैं लेक्चर भी दिया हूँ आके, कभी कभी आता हूँ, आज एग्जामिनर, पीएचडी एग्जामिनर होके दूसरे डिपार्टमेंट, हिस्ट्री डिपार्टमेंट में, ये सब। तो टीचर्स को मैं जानता हूँ, मेरे टीचर, अभी तो नए टीचर्स आ गए, मेरे सीनियर्स भी अभी प्रोफेसर्स हैं। तो एक कंटिन्यूटी रहा, जिन लोगों को मैं जानता था, जैसे मेरे टाइम पे पीएचडी कर रहे थे, जब मैं एमए में था, जैसे कि आपके बिदुला जायसवाल मैडम थी, और ये सब, ये लोग भी पीएचडी करके मैं छोड़ने के बाद ही उनको नौकरी मिला था। बट एक कंटिन्यूटी रहा, मैं जिनको जिनको जानता था वो लोग आर्कियोलॉजी से दूर भागे नहीं। शायद उनके ऊपर भी वही बीता होगा, सोचे होंगे भाई मैं कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम में नहीं जाऊंगी या जाऊंगी और इसी आर्कियोलॉजी में रहना है। तो इसीलिए मेरे को देखना है, वहां से जो भी निकले कहीं न कहीं हर साल, हर बैच में, उस जमाने में एक या दो को इसी डिसिप्लिन में पकड़ के रख लेता था, कहीं ना कहीं हो। ये बहुत ही अनयूजुअल, कंटिन्यूस हर बैच में जी। तो मैं कभी अलग नहीं हुआ हूँ। तो जैसा कि सर मैंने आपसे परिचय में सर हमने आपके बताया कि आपने लगभग भारत के सभी भूभागों पर काम किया है। भूभागों में मतलब मैंने लद्दाख की भी बात की, मैंने अंडमान निकोबार की बात की, लक्षद्वीप की बात की। तो सर भारत की मतलब इतने बड़े भूभाग पर अपनी सेवा देने के बाद भी आपने तो वैसे बहुत सारे शोध कार्य किए, बहुत सारे नए चैप्टर्स आपने ऐड किए हैं इंडियन आर्कियोलॉजी में, पर उनमें सबसे ज्यादा प्रभावशाली आप सर किनको मानते हैं अपने काम में? और स्पेशली सर मेरा जो इंटरेस्ट है, मैं चाहूंगा कि जो श्रोतागण है, जो दर्शकगण हैं, वो आपके भीमबेटका, लद्दाख और टिकोड़ा, इन 3 स्थानों से जुड़े जो आपके काम है, क्योंकि आप बहुत कुछ ऐड हो रहा है, वो काम बहुत कुछ इंडियन आर्कियोलॉजी में नए आयाम जोड़ेगा। तो वैसे आपने बहुत सारे काम किए, पर इन 3 के बारे में सर अब मैं चाहूंगा सर कि आप कुछ बताएं सर कि मैं इसके बारे में थोड़ी बताता हूँ। जैसे आप भीमबेटका का बात बताएं जी, आप हमारे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की इतिहास देखेंगे, बीच में काफी साल, 10 साल तक कोई वर्ल्ड हेरिटेज बनता नहीं था जी। वो है जो 2002-3 में मैं वहीं पे था, सुपरिटेंडिंग आर्कियोलॉजिस्ट भोपाल सर्कल में जी। उस टाइम पे हमारे जो डीजी थे बुलाए, जे अभी भी बहुत से कोई मोन्यूमेंट अभी वर्ल्ड हेरिटेज हुई नहीं है पिछले 10 साल से ऊपर, इसलिए हर सुपरिटेंडेंट एक एक प्रेजेंटेशन देंगे। ये प्रेजेंटेशन मिनिस्ट्री में हुआ, जिसका बेस्ट होगा, कन्विंसिंग होगा, उसको हम लोग वर्ल्ड हेरिटेज बनाएंगे। तो मैं सुपरिटेंडेंट के हिसाब से मैं भीमबेटका, क्योंकि प्री हिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट था, तो भीमबेटका के ऊपर प्रेजेंटेशन दिया था और वो सबसे बेस्ट हुआ था और डिसाइड किया गया कि भीमबेटका को वर्ल्ड हेरिटेज किया जाएगा। और मेरे टाइम पे वो किया भी गया। वो मेरा बहुत बड़ी अचीवमेंट में मानूंगा, क्योंकि हरदम क्रिटिसिज्म होती थी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, जे कोई वर्ल्ड हेरिटेज पिछले 10-12 साल से एक भी नहीं हुआ है, और प्री हिस्ट्री का तो कोई पूछता ही नहीं था। उस मेरे साथ भी बहुत लोग प्रेजेंट करते थे, फोर्ट्स बहुत सारे साइट्स, बट प्री हिस्ट्री वाज सिलेक्टेड। तो वो एक मेजर कंट्रीब्यूशन हुआ। और एकेडमिकली देखोगे, हम लोग एक पहली बार, आप भी रफ पेंटिंग्स पे काम कर रहे हैं, यूजुअली हमारे जितने पिगमेंट्स होती है, पिगमेंट्स हम लोग कहते हैं ना मिनरल पिगमेंट्स मोस्टली, तो इनऑर्गेनिक, इसलिए डेटिंग होना मुश्किल है। पहली बार हम लोग रॉमन स्पेक्ट्रोस्कोपी करके ये प्रूफ किए
जो कि जर्नल ऑफ रमन स्पेक्ट्रोमेट्री पब्लिश हुई है, जे एक पर्टिकुलर पेंटिंग के एज ए बाइंडर, जो पिगमेंट के साथ जो बाइंडर होती है, अंडा का योक मिलाया गया है। और उसी समय एक कोलैबोरेशन प्रोजेक्ट था ऑस्ट्रियन, नॉट ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रियन फिजिसिस्ट, और पहली बार एएमएस डेटिंग हुई है पिगमेंट की, भीमबेटका पिगमेंट की। वो हो चुका है, 20 साल हो गया उससे पहले, और वो भी पब्लिश हुई है। तो ये जो चीज है, ये पेंटिंग क्षेत्र में और वर्ल्ड हेरिटेज बनाने में मैं सोचता हूँ ये बड़ी काम हुआ है। और जहां तक कि लद्दाख का है, वो मेरा बहुत ही फेवरेट, बहुत दिल की बहुत नजदीक है। और आप तो रहे मेरे साथ, मैं थोड़ा सा ट्रैवलिंग बड़ी पसंद करता हूँ, और वो तो लैंडस्केप आप क्या बताऊं आपको, इतना तो बढ़िया है, शायद जिसको आप कहीं देश के अंदर कहीं भी जाना है, मैं कहता हूं 2 ही लैंडस्केप देखिए, एक लद्दाख जाइए, नहीं तो अंडमान जाइए, सबसे बढ़िया लैंडस्केप। आज मैं बताऊं, मैं जब नौकरी में आया 87 में, उस समय एक लेटर पड़ी थी प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से, जो लद्दाख को एक्सप्लोरेशन, प्री-हिस्ट्री इन्वेस्टिगेशन, कुछ ह्यूमन रिमेन्स है या नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं रिसर्च किया जाता था भाई, ये सिल्क रूट के टाइम से है, 1500 साल पहले जी। तो जो लेटर देखा, मेरे का कोई नहीं जाता था, क्योंकि उस समय डर था, सांस बंद हो जाएगा, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, कोई नहीं जाता था, वो फाइल के अंदर धूल खा रहा था। मैं कहा ये तो बढ़िया अच्छे ओकेजन है, उठाया और जाना शुरू किया। तब से जब जब चांस मिलता है जाता रहता हूं। आज ये पहुंचे हैं हम लोग कंफर्मली, अपना जो ह्यूमन ऑक्यूपेशन उस हाई अल्टीट्यूड में 1200-13,000 फीट ऊंचाई में, कम से कम टर्मिनल प्लेस्टोसीन समझ लीजिए 18,000 से 20,000 तक आप ले सकते हैं, जो कि इट वाज ए ब्रेक थ्रू, ये ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है। और हमारे पास इतने डेट हो गया, ये ह्यूमन लोग रहते थे कैंप कर करके उस एरिया में, जिसको हम लोग कैंपिंग साइट्स करते हैं, जिसके ऊपर मैं टैगोर फेलोशिप के अंडर में काम कर रहा हूँ, वो है। अब तो आप जैसे थोड़ी देर पहले बोल रहे थे, वहां पे डेट भी मिली है जो 9000 BC। अब मैं आपको बताऊं, आज भी हम लोग आर्कियोलॉजी में पढ़ते हैं जो अर्ली डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, मेयरगट्स है, 5000-6000 साल BC की है। यहाँ पे हम लोग को इंडिकेशन मिल रहा है, डीएनए किया गया है याक, वहां तो गाय होते नहीं है, याक होते हैं। याक डोमेस्टिकेशन होने के एविडेंसेस डीएनए से, वो अभी जो एनालिसिस चल रहा है वो प्रूफ हो जाती है, प्रोबेबली इट विल बी फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, अर्लीस्ट डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। अब दूसरी चीज है जिसको हम लोग सिल्क रूट करके, जैसे चाइना बड़े क्लेम करता है ना, सिल्क रूट करके। अब सिल्क रूट वाले तो हम लोग कह रहे हैं ये बात की है, वहां हमारे लोकल लोग थे, सिल्क रूट वाले विदेशी कभी उस जगह को नहीं देख के वो पासेस के उस टेराइन में जाना उनके लिए पॉसिबल नहीं था। उनको रास्ता दिखाने वाले थे जो वहां के लोकल इनहैबिटेंट्स, जो आज से 10-11 हजार साल पहले रहते थे, जो उस टेराइन को जानते थे, समझते थे, और उस जो क्लाइमेट को सहन करने का शक्ति था, परमानेंटली रहते, वही लोग रास्ता दिखाए, वही है मेन ओरिजिनल लोग वहां के न की। और जहां तक कि पेट्रोग्लिफ्स, आप तो जानते हैं, देखे, स्टडी किए हैं, मैं आपको बताऊंगा पेट्रोग्लिफ्स की कंसंट्रेशन प्रोबेबली हाईएस्ट इन द कंट्री आप देखेंगे इस लद्दाख।
आप देखे भी है, इतने परिमाण में पेट्रोलियम से आपको कहीं नहीं मिलेगी हमारे देश में। ब्यूटीफुल। अब तो यूनियन टेरिटरी होने के बाद कुछ तो एम्फासिस हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं, कुछ आगे बढ़े, बट वो जगह जैसे आप कितने भी स्टडी करते जाइए, अनएंडिंग। बट मैं तो वही कहूंगा आपके बीच, आपके डिपार्टमेंट में, क्योंकि आपके तो इतना है ना, आप हर जगह पे भी ले सकते हैं प्रोजेक्ट्स, और आप वो जगह को देखे हैं और पसंद भी करते हैं। फ्यूचर में आप भी कभी देखिए, हम लोग तो बुढ़े हो जाएंगे, चले आएंगे, बुढ़े हो ही गए हैं, तो आप लोग लीजिए, कभी काम करिए, नेक्स्ट जनरेशन शुड वर्क। और जहां तक कि तीसरा मैं काम कर भी रहा हूं जो मध्य प्रदेश में, ये है असुलियन साइट, लोअर पैलोथिक साइट्स। ये इतने हाई डेंसिटी वाला साइट्स है, शायद इंडिया में कहीं नहीं होगी। पता नहीं आप देखे हैं या नहीं है वो साइट्स? देखा सर, देखे, बहुत ही हाई डेंसिटी है। और जैसे आपके अर्लीस्ट हम लोग कहते हैं ना, ह्यूमन ऑक्यूपेशन 1.5 कहाँ का, तिरंपकम थे। बट यहाँ पे जो हम लोगों को अभी डेट मिली है, क्योंकि आजकल क्या कहते हैं ना, इंटरनेशनल, हम इंडियन साइंटिस्ट काम करेंगे, विदेशी कहते हैं भाई वी आर नॉट सेटिस्फाइड। हम लोग पैलियोमैग्नेटिक डेटिंग कर चुके हैं, अभी कॉस्मोजेनिक डेटिंग कर रहे हैं। पैलियोमैग्नेटिक डेटिंग अभी बता रहा है कम से कम 1.7 मिलियन। इतना रिच है, ओल्ड है, और भरा हुआ है आर्टिफैक्ट्स। उसके ऊपर काम चल रहा है, जो लाइफ की शायद, आप जैसे बताया, मैं देश भर के करीब करीब सभी स्टेट घुमा हूं, प्रीस्टिक साइट्स बहुत सारे देखा हूं, बट इतनी डेंसिटी में आर्टिफैक्ट शायद कहेंगे। तो मैं तो नहीं कह पाऊंगा जे भाई यही सबसे बड़े कंट्रीब्यूशन तो अनएंडिंग आप करते रहो, यू विल नेवर गेट सेटिस्फाइड। आप जितना भी करना चाहोगे, सोचो अरे ये फलाना रह गया, ये रह गया, कभी आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे। ये बैंक का काम नहीं है भाई, सवेरे शाम को काम कर दिए ब्यूरोक्रेट्स, आके घर बैठ गए। हम लोग कभी पढ़ाई लिखाई से तो मैं सेटिस्फाइड नहीं होता, चलता ही रहेगा, जब तक हाथ पांव चल रहा है तब तक काम करते रहेंगे। और आपके डिपार्टमेंट को भी याद करेंगे जो मेरे को पहला शिक्षा दिया है। सर, मुझे भी सौभाग्य प्राप्त है आपके साथ लद्दाख में काम करने का। तब जब लद्दाख में इंडो फ्रेंच प्रोजेक्ट चल रहा था, तो आपने मुझे भी मौका दिया अपने साथ काम करने का। उसके लिए मैं आपका हमेशा मतलब धन्यवाद ज्ञापन करता रहूंगा। और सर, जब लद्दाख में हम लोग सर्वे कर रहे होते थे, तो हम लोग कभी कभी पैदल चल के सर्वे करते थे वैलीज में, और सर हम लोग कभी रॉक क्लाइंबिंग भी आपने मेरे से करवाया। और हम लोग कार में, बिल्कुल कार जो है 10 to 15 और 15 to 20 की स्पीड में स्लो वैली से निकलती थी, तो आप हम लोग को बोला करते थे कालू पैच पर ध्यान देना। तो सर मैं चाहूंगा कि जो लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, वो उस कालू पैच वाला प्रसंग, ये कालू पैच है क्या और कालू पैच के प्रसंग किस तरह से इंपॉर्टेंट है, हम तो फन के लिए कालू पैच बोल रहे हैं, पर आर्कियोलॉजिकल रिसर्च में कितना इंपॉर्टेंट है, और किस तरह से ये स्टडी, अभी आपने जो कुछ देर पहले स्टेटमेंट दिया है अबाउट द अर्लीस्ट डेट ऑफ द मींस एनिमल डोमेस्टिकेशन, हाउ इट इज मींस इंपॉर्टेंट। जी, अभी तो आपको जैसे पहाड़ी चढ़ा दिया था, वो दैट रिमाइंड्स मी, मैं जब बीएचयू में था ना, मैं आपका मैत्री के अपोजिट में वहां है माउंटेनियरिंग क्लब। जी है सर, हाँ। मैं बेसिक कोर्स कर चुका हूं उस क्लब से। वाह। जब मैं एमए में था, वहां एक बीएचयू में, दैट रिमाइंड्स मी, बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो। वहीं पे मैं पहला योग सीखा, वहीं पे माउंटेनियरिंग का बेसिक कोर्स किया, वहीं पे मैं कारपेंट्री हॉबी क्लब में भी सीखा। तो बीएचयू बहुत कुछ दिया है, वो सब चीज। और ये जो कालू पैच, देखिए आप जो बाकी जितने एरिया हम लोग एक्सप्लोरेशन करते हैं,
जी वहां की लैंडस्केप कंप्लीट अलग है लद्दाख का, आप देखें जी सर। इतनी जल्दी डिपोजिशन होती है, सब कुछ दब जाता है। जहां पे माउंट फॉर्मेशन होता है, जहां पे आदमी कई साल तक रहता है, वह एक माउंड हो जाती है, बन जाती है, वो आइडेंटिफाई करना बड़ी आसान है। बट कहीं आदमी 2-4 महीना, 6 महीना रहे, 4 महीना रहे, कुछ रह के फिर निकल गए, उसमें तो कुछ भी डिपॉजिट नहीं होगी। कहीं चूल्हा फूला जलाया रहा और बाकी कुछ लकड़ी फकड़ी रखा, सब के कई सारी चीज डिकम्पोज हो जाएगी, उसमें तो कोई स्ट्रक्चर बनाएगा नहीं। मैं जो कह रहा हूं 9000 साल पहले, उस समय कैंप, क्योंकि वहां की जो क्लाइमेट है 5-6 महीना बाहर आ सकते हैं, जो समर, हमारे जब रेनी सीजन होती है उनकी समर होती है, और उनकी जो विंटर है उसमें तो -40-50 डिग्री सेंटीग्रेड। वहां पे बहुत सारे केव्स है, जो केव्स की कभी एक्सप्लोरेशन हुई नहीं है, उस केव्स के अंदर रहते होंगे। अभी एविडेंसेस रिसेंटली मिलना शुरू हो गया है। अब बाहर निकल के सुटेबल एरिया में कैंपिंग करते थे लोग। कब? ये जो समर सीजन उनका 5-6 महीना रहता था, जिस टाइम पे बर्फ पिघल के पानी आ जाता था, घास पौधे सब कुछ उगता था, वो अपना जानवर लेके चराते थे। बहुत सारे एडिबल प्लांट्स, आपको मैं बताऊं, रिसेंटली मैं स्टडी कर रहा था लद्दाख में, लद्दाख हैज गॉट हाईएस्ट नंबर ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स, ये स्टडी हो गया है। इसीलिए लद्दाख और तिब्बत, आप जानते हैं, ऑलमोस्ट सेम लैंडस्केप है। तिब्बतियन मेडिसिन क्यों फेमस है? यही है। और मैं डीआरडीओ के साथ कुछ बातें किया था वही लद्दाख में, वहां इतने अच्छे प्लांट्स है, छोटे छोटे प्लांट्स, कोई बड़ी ट्री नहीं है, जिसको खा के आदमी सरवाइव कर सकता है इधर। तो ये लोग आज से 9-10 हजार साल पहले जानवर लेके कैंप करते थे, रह गए 5-6 महीने, फिर चले गए छोड़ के, उसके ऊपर फिर डिपॉजिट हो गया। जब बर्फ पिघलता था, मट्टी आके डिपॉजिट हो गया। तो क्या रह जाएगा? उनकी जो छोटा मोटा थोड़ा सा, जैसे हम लोग पिकनिक करते हैं कुछ एक्टिविटीज, उसी तरह दब के रह जाता है। जब आप उसी सेक्शन को काट देंगे, वो एक्टिविटी वेरी फाइन थिन लाइन पे आ जाता है। कौन सी एक्टिविटी दिखाई देगा? जला हुआ मट्टी दिखाई देगा, या कहीं खाना पकाए होंगे, चारकोल। चारकोल तो हम लोग बाकी हमारे पेनिनसुलर इंडिया में मिल जाएगी, जंगल जल जाती है, नेचुरल फायर से भी होती है, बट वहां तो जंगल ही नहीं है। कहीं भी आपको चारकोल मिल जाए, ये अनडाउटेडली ह्यूमन ऑक्यूपेशन है। वहां रोड कटिंग बहुत होती थी, तो जहां भी कट गई है बहुत फाइन, आप देखे हैं, मुश्किल से 1-2 सेंटीमीटर की थी डिपॉजिट। आज उसी टाइम पे जितने कलेक्ट किया, अभी मेरे पास 2 डजन डेट्स है, 9,000-10,000 बीसी से लेकर यही कैंपिंग लोग मूवमेंट करना, मेरे पास डेट 500-600 तक है बिफोर प्रेजेंट। तो कंटिन्यूस डेट मिल रही है। और ये जो आपके थोड़ा सा एक्टिविटीज, आपको आईज हैव टू बी ट्रेन्ड। तो इसीलिए हम लोग क्या करते थे, जहां भी सेक्शन कटा था, आप खिड़की के पास बैठिए, आस्ते से गाड़ी चलाइए, आपको वहां का देखिए सेडिमेंट कितना सफेद है, कितना साफ है, बालू है जो इंडस डिपॉजिट किया है, उसके अंदर एक काला सा लाइन कब आएगा? आइदर कोई हेवी मिनरल्स हो जाएगी रेयर केसेस में, नहीं तो ये ह्यूमन एक्टिविटी छोटा सा पैच पे आ जाएगी, कोई कैंप की रिमेन्स। तो लोग याद करेंगे, क्योंकि मैं आप लोग को आलू प्याज इसीलिए कहता था, तो आपको इंटरेस्टिंग लगे, आप दिमाग में, मैं कह ऐसे एक्सप्लोरेशन करो, ऐसे देखो दिमाग से। एक कोई ना कोई पढ़ाने के टाइम पे हम लोग को यही सीखे हैं, कोई के ऐसे इंटरेस्टिंग वर्ड आप छोड़ दीजिए जो बच्चे कभी भूलेंगे नहीं। शायद मेरे को अच्छा लगा कि आप बाकी भूल जाएंगे, बट कालू प्याज वर्ड कभी नहीं भूलेंगे। नहीं सर, आपने बिल्कुल सही कहा।
तो वही जो है, कोई कालू पैच है, कोई ने काला सा जो पैच है, एक लैमिनी है, एक छोटी सी थीन लेयर है, वही है। उसी को ट्रेस करके हम लोग साइट्स लोकेट करते थे, जिसको बड़ी पॉपुलरली कालू पैच करके नाम था। आज भी मैं जाता हूँ, मेरे साथ जो थे वो मेरे को बोलते सर और एक 2-3 कालू पैच वहां मिला है। मैं कह चलो भाई कालू पैच देख ले। तो कालू पैच ही, बट वो बढ़िया आइटम। मैं तो जाता रहूंगा लद्दाख जब तक चल सकता हूँ। जी सर, हम लोगों ने आपके एजुकेशन के बारे में जाना, हॉस्टल लाइफ के बारे में जाना, फिर आपका सर्विस कैरियर जो रहा है उसके बारे में जाना, आपने आर्कियोलॉजिकल जो रिसर्चेस किए हैं उसके बारे में भी हम लोग थोड़ी बहुत बात कर लिए। अब सर कुछ बातें मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपके समय का जो रिसर्च है और जो आज के समय की जो आपको शिक्षा या रिसर्च और जो टेक्नोलॉजी, जो नई टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं रिसर्च में, इसमें तो परिवर्तन आ रहे हैं तब के समय में आज के समय में। तो इसमें जो परिवर्तन आ रहे हैं, ऐसी स्थिति में आप आधुनिक जो रिसर्चर हैं उनके किस प्रकार के अध्ययन के योगदान के प्रति आप आशान्वित हैं? मतलब कि आप किस प्रकार का एक्सपेक्टेशन रखते हैं उनसे जो आज इस नई टेक्नोलॉजी को यूज करके रिसर्च कर रहे हैं इन कंपैरिजन टू योर टाइम? ये इसके सिलसिले में एक अच्छी चीज बताना चाहूंगा। आप अभी देखे होंगे कि बहुत सारे जो यंगर जनरेशन है, जब हम लोग जब काम करते थे टेक्नोलॉजी इतना था नहीं, उसी परव्यू के अंदर जो भी फैसिलिटीज अवेलेबल था उसी के अंदर करते थे। आज के जमाने में जो रिसर्च कर रहे हैं सर्टेनली बहुत अच्छे हैं, बट उनकी एक छोटी सी एडवाइस मेरा है, कभी आप जो आज से 50 साल 100 साल पहले किए हैं, कुछ स्कॉलर कह देते हैं वो कुछ भी नहीं किए। आपको उस परिस्थिति पे सोच के आप अप्रिशिएट करिए। मैं आज के दिन में कहूंगा खाली कनिंघम खाली रिपोर्ट करते गए हैं, या उसके बाद की बहुत सारे एक्सकावेटर खाली अपना लिस्ट बनाते गए अपने एक्सकावेशंस की, बट उसी समय वही ट्रेंड था। मेरा यही कहना है, हम लोग हर काम को अपने सीनियर पहले की उनके काम को प्रॉपर रिकॉग्निशन देना चाहिए। उनको किस परिस्थिति में वो रिसर्च को किए हैं, जैसे आप बताए उस समय इक्विपमेंट्स फैसिलिटीज इतना नहीं था। जो फैसिलिटीज इक्विपमेंट्स मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच हो रही है आज, वो नहीं था। तो उनको एक ही चीज है, तो प्रोसेस जो शुरू से लेकर जो आप पहले का रिसर्च है उसको कभी मत भूलिएगा, क्योंकि वो आपका रियल फंडामेंटल्स है, वहीं से शुरुआत होती है। और जो स्कॉलर काम किए जिस फील्ड में, एक होता है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, आप कहिए बट कहने का तरीका होती है कि उनका कंट्रीब्यूशन क्या है। एक तो वो चीज हर जनरेशन को, हम लोगों को भी वही ध्यान देना है, सभी को वो चीज ध्यान देना है। और हम लोग कभी कभी करते हैं द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग। आप देखेंगे जब आपके रिसोर्सेस कम रहता है, आप सोचते हैं ज्यादा एविडेंस के ऊपर। अभी क्या हो गया, बड़ी माइक्रो लेवल पे मैं पॉटरी का एक्सआरडी कर दिया, एक आर्टिकल हो गई। एक्सआरडी इटसेल्फ विल नॉट से एनीथिंग, एक्सआरडी की जो रिजल्ट, बट उसकी जो रिजल्ट आई हैव टू सी इन ए कॉन्टेक्स्ट कंजक्शन विद अदर थिंग्स, अदर एविडेंसेस। ये जो चीज को असिमुलेट करके एक स्टोरी बनाना है, जो कि पहले हम लोग के टाइम पे अर्ली डेज में इतना एनालिसिस नहीं होता था, बट हम लोग कोशिश करते थे जो मटेरियल कल्चर है, जो कल्चरल मटेरियल मिलता है उसको जोड़ के एक स्टोरी बनाना है। अब वो स्टोरी को एक साइंटिफिक सपोर्ट मिल रहा है विथ एनालिसिस। तो
discontinue, never ever ignore the earlier scholars. There should be a continuity. We should learn from our predecessors, those who have already done the work. At the same time, we should also encourage our younger generations. हर लेवल पे हम लोग एक्चुअली इन होल फील्ड आप कह ही नहीं सकते हैं कौन अर्लीस्ट है कौन लेटेस्ट है, सब ट्रांजिशन में है। मैं भी जैसे ट्रांजिशन में हूं, मेरे सीनियर से मेरे जूनियर से, आप भी आज ट्रांजिशन में हैं, आपके सीनियर है आपके जूनियर है, आपकी आज सबसे जूनियर मोस्ट जो है थोड़े दिन में वो भी ट्रांजिशन में पहुंच जाएंगे। तो ये एक प्रोसेस है, तो हम लोगों को साथ में लेके एक कलेक्टिवली चलना है। रिसर्च इज नेवर डन इन आइसोलेशन। और आर्कियोलॉजिकल रिसर्च में चाहूंगा जो नाम था बीएचयू के पर्टिकुलर उस डिपार्टमेंट में, आप जानते होंगे प्रोफेसर ए.के. नारायण और बाकी सब नाम गिनाया, प्रोफेसर पीसी पंत, पुरुषोत्तम सिंह, के सिन्हा, सभी थे, तिवारी जी, टीपी वर्मा। बीच में थोड़ा सा कम हो गया था, अब बहुत आप लोग यंगस्टर्स आ गए। मैं तो उम्मीद रखूंगा आप लोग जो था, जो 45 साल पहले मैं देखा था, जो टाइम बीएचयू के, मैं भरोसा है आप लोग सभी आज अपने डिपार्टमेंट को उस लेवल तक ले जाएंगे। आप ऐसे स्टूडेंट निकालिए, बनाइए जो उस डिपार्टमेंट को छोड़ नहीं सके, उनका फाउंडेशन बने, याद भी करे उस डिपार्टमेंट को। मैं कुछ सीखा, मैं सीखा, जैसे मैं कहता हूं, मैं ऐसे टीचर जिंदगी में कहीं नहीं मिला हूं जिस टाइप के टीचर्स से मैं सीखा उस समय। तो मेरा यही उम्मीद है, यही बता सकता हूं अपने नेक्स्ट जनरेशन स्कॉलर्स के लिए। नहीं, बिल्कुल सर, निसंदेह आपकी जो अपेक्षाएं, जो आकांक्षाएं हैं वो पूरी होंगी। और आप जब भी कभी अगली बार आपका बनारस आना होगा, आपको जो डिपार्टमेंट से अपडेट्स हैं आपको दिखेंगे सर, दिखाए जाएंगे। बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ हो रहा है। और सर इसी कड़ी में अंत में एक और मैं आपसे विचार लेना चाहूंगा कि सर आपकी क्या अपेक्षाएं हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय से, हमारे विभाग से, और क्या मैसेज है सर, फाइनल अपना मैसेज आप क्या देना चाहेंगे सर? मैं अपना मैसेज देने के पहले मैं क्या कर सकता हूँ आज अलुमनाई में आज कहता हूँ जी। मैं तो अपने को समझता हूं कि मैं एक अलुमनाई हूं। आपके डिपार्टमेंट जितना मैं जानता हूं एकेडमिक्स में, मेरे से लेना चाहता है, मैं देने के लिए तैयार हूं, कभी भी, एनी टाइम। उसके अलावा मैं शायद आपके जो हॉस्टल के 100 इयर्स की सेलिब्रेशन में मैं लिखा था एक लेख। जी सर, जी। बीएचयू की जो बिल्डिंग है, आई एम फैसिनेटेड। ठीक है, अभी रिसेंट इयर्स में थोड़ा सा डिजाइन में चेंज हो रहा है, बट देयर आर मेनी ओल्ड बिल्डिंग्स लाइक बिरला हॉस्टल। किसी भी टाइम पे कोई पुराने बिल्डिंग की कंजर्वेशन के लिए जो फेस लिफ्टिंग होती है विदाउट मॉडिफिकेशन, आप जानते हैं, आप भी सर्वे में ट्रेनिंग लिए हैं, मैं तो फ्री गाइडेंस देने के लिए तैयार हूं। आपके पर्टिकुलरली कंजर्वेशन फील्ड में बीएचयू चाहता है तो मैं इतना तो कंट्रीब्यूट कर सकता हूं आपके डिपार्टमेंट के लिए। और बीएचयू चाहता है कभी कंजर्वेशन फील्ड में कोई ओपिनियन, सजेशन, बिकॉज वो एक लैंडमार्क है, हमारे बिल्डिंग्स आर लैंडमार्क। आज भी बाहर चर्चा होता है, कोई भी कहता है, हम लोग 2 ही कलर देखे हैं बिल्डिंग की, वो आर्च देखे हैं, वो आर्च याद है, वो 2 रंग याद है? और
लकड़ी की जो दरवाजा है वो भी याद है। और जहां तक कि मेरा अपेक्षा है, एक तो डिपार्टमेंट को आप लोग कैपेबल है, अभी काफी लोगों का अपॉइंटमेंट हुआ है हमारे डिपार्टमेंट में। आप लोग सभी से मैं उम्मीद रखूंगा जे जो था इसकी ग्लोरी आप सुने भी होंगे, पर्टिकुलरली AK नारायण के टाइम्स उस समय, और हम लोग आज से 50 साल से लेकर 40 साल तक जब मैं था, उस जमाने की जो ग्लोरी था, समाओ ये मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, ये ग्लोरी थोड़ा सा कम हो गया था बाद में, क्योंकि काफी अपॉइंटमेंट नहीं हुई थी, खाली था। बट अभी रिसेंट ईयर्स में काफी सारे अपॉइंटमेंट हो गया है, बड़ी यंग अच्छे स्कॉलर लोगों की। और मैं उम्मीद रखूंगा या आप लोग सभी कैपेबल है, कुछ ही साल में आप उस ग्लोरी पर पहुंचा देंगे जब पूरा होल कंट्री में आर्कियोलॉजी की बहुत सारे यूनिवर्सिटी की खत्म हो रहा है। इवन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो क्वालिटी है ये भी खत्म ही हो रहा है ऑलमोस्ट। जो रियल आर्कियोलॉजिकल रिसर्च बहुत सारे यूनिवर्सिटी में खत्म हो रहा है, नाम लेने का जरूरत ही नहीं है, आप लोग भी जानते हैं एकेडमिक्स में। बट आपके डिपार्टमेंट, आपकी यूनिवर्सिटी और आप लोग सभी चाहें, आप उस टेबल को टर्न कर सकते हो और वही टाइम पे आप जा सकते हो। एक उम्मीद रखूंगा आपके डिपार्टमेंट से, और BHU से उम्मीद रखूंगा, एलुमनाई से। आप कभी कभार एलुमनाई की शायद आपके कोई सोसाइटी की बनाए? हाँ, एलुमनाई सेल है सर। सेल है एलुमनाई सेल है जी। उसमें कुछ एक फंड्स क्रिएट करिए डिफरेंट वेज, और आप एलुमनाई के आप देखिए कि BHU क्या प्रोड्यूस नहीं किया है। हर डिपार्टमेंट, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, मेडिकल साइंस, एवरीथिंग। आप चाहे वहां का बढ़िया जर्नल निकाल सकते हैं, लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं, लेट इट गो। हम लोगों का भी रोल एक मैं चाहूंगा एलुमनाई ग्रुप से, इवन नेशन बिल्डिंग में। आप तो यंगर जनरेशन है, हम लोगों को और कोई लेना नहीं है देश से, हमको देना है। अभी यही एक फोरम आप रख सकते हैं, व्हाट BHU एलुमनाई कैन गिव। कोई भी चीज होती है देश की समस्या, एलुमनाई कैन टेक अप, हैव अ डिबेट, क्योंकि हम लोग को देश की समस्या के ऊपर भी एक रोल प्ले करना है। जब आप कंसीडर करते हो यही एलुमनाई आज कहां कहां पहुंचा है देश विदेश में, क्यों नहीं हम लोग एक डोमेन स्पेशलाइज करके अलग अलग चीज बना लेंगे, डिफरेंट सब्जेक्ट में बीच बीच में, जिसका आजकल हो गया है वेबसाइट के थ्रू से अच्छे चर्चा करके हम लोग कुछ कर सकते हैं। अब देने का है, BHU should in fact play a major role in nation building, not only in the research, in policy making, in everything. We should have a say. मैंने BHU के एलुमनाई चाहते हैं जो देश की ये हो, ये चीज सही है, ये गलत है, हम लोग कुछ कह सकते हैं। ये मेरे हिसाब से एक अच्छी चीज रहेगा। शायद मेरा फीलिंग आप समझ पाए होंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, हम सभी सर समझ रहे हैं सर। आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी हिंदी बहुत अच्छी नहीं है, पर आपकी हिंदी बल्कि सामान्य हिंदी बोलने वालों से ज्यादा अच्छी लग रही है। ये BHU की देन है, BHU की देन है। जी जी जी। BHU मेरे को बोलना सिखा दिया, लिखना पढ़ना नहीं सिखाया, ठीक से बोलना सिखा दिया। ऐसा ना कहें सर, आपके बहुत अंतर्राष्ट्रीय पब्लिकेशंस हैं, वो मैं जानता हूँ, हम लोग खुद ही अपने रिसर्च में आपको साइट करते हैं। खैर सर, आज आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, आप इस मंच से जुड़े,
ये मंच सर गौरवान्वित हुआ, इस मंच का सम्मान बढ़ गया सर, क्योंकि आप जुड़ गए और आप जैसे अन्य भी एलुमनाई जुड़े, वो जुड़ेंगे, इस मंच का और सम्मान होगा। इस पहल में जितने लोग जुड़े हैं, जैसे कि प्रोफेसर भटनागर सर हमारे वाइस चांसलर, प्रोफेसर सिंह मैडम जो इसकी हेड हैं, डॉक्टर राय जी, धीरेन्द्र राय जी जो हमारे छोटे भाई जैसे हैं, मित्र हैं, इन सभी का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि इन्होंने आपको और हमें जोड़ने का मौका दिया, ये मंच दिया। आज हो सकता है कि कई लोग आपको वर्षों बाद देखेंगे, तब जब किसी ने आपको बिड़ला में देखा होगा और तब जब लोग आज देख रहे होंगे। मैं उसकी कल्पना नहीं कर सकता हूं कि क्या सोच रहे होंगे, कितने खुश हो रहे होंगे। इसी प्रकार के आयोजनों से तो लोग जुड़ते हैं एक दूसरे से, इसमें कोई दो राय नहीं। कि आपने जो बोला कि एलुमनाई के क्या और भी रोल हो सकते हैं, काफी कुछ आप लोगों ने देश से लिया, आप देश को देना भी आप चाहते हैं। बहुत ही ऊंची सोच है, बहुत ही बड़ी सोच है, इसमें कोई संदेह नहीं। निसंदेह हम लोग अपनी इस बात को और आगे बढ़ाएंगे। हालांकि ये रिकॉर्डेड होता है, सभी के पास जाता है, हम लोग इसको और आगे बढ़ाएंगे कि एलुमनाई से जुड़े हुए जो लोग हैं वो और क्या क्या चाहते हैं। आपने कुछ मांगा नहीं, बल्कि आप बीएचयू को बहुत कुछ देने को तैयार है। हम सभी का ये सौभाग्य है सर। आपका इसी प्रकार से सानिध्य मिलता रहे, आशीर्वाद मिलता रहे, और आप हमसे सर, हम सभी लोगों से आप जुड़े रहें, अपना आशीर्वाद दें, अपना मार्गदर्शन दें सर। आप जुड़े सर, इसके लिए सर पुनः सर आपको ढेरों सर बहुत बहुत धन्यवाद। इसके लिए कोई शब्द हमारे पास नहीं है सर। मेरे से सर भी बहुत 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 धन्यवाद पर्टिकुलर एलुमनाई सेल को, और क्योंकि आप ही लोग का प्रयास रहा ये जोड़ना लोगों को, ये एक अच्छी प्रयास है। इसी ओकेजन में जहां बीएचयू की फाउंडेशन डे की सेलिब्रेशन कर रहे हैं, उसी ओकेजन में सब जोड़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। जी सर।